Now let us begin with the chapter-wise important points for mathematics. In mathematics, reading time should also be utilized in mentally marking all the tail questions. For example, correct up to 2 significant figures or to the nearest whole number, to the nearest rupee, length of the tangent or radius or chord or to the nearest meter or any particular construction asked in the question. इन सब पे भी फोकस करना है. टेल क्वेश्चंस जो प्रॉपर आपने कंस्ट्रक्शन कर ली उसके बाद उसका टेल क्वेश्चन है उसको आंसर देते टाइम भूल नहीं जाना है. Now coming to our first chapter, which is GST, Goods and Service Tax. First point, GST is calculated only on the final sale price after discount और markup price etc. सब कुछ निकालने के बाद जो फाइनल कॉस्ट बची है उस पर GST लगनी है. डिस्काउंट है तो माइनस कर देना है पहले. Second point, price paid by the consumer is equal to SP of the manufacturer. Manufacturer की जो sold price है plus profit of the intermediate sellers plus total GST deposited to the government. ये सब चीजें मिलाकर कंज्यूमर के द्वारा पेड प्राइस, अगर पेड प्राइस पूछी गई है तो. Give your answer correct up to 2 decimal places with proper unit like rupees etc. 2 decimal place जरूर देने हैं. 3 बनाकर लास्ट में राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेसेस पे. सेकेंड चैप्टर बैंकिंग, कन्वर्ट द टाइम टू मंथ्स. ऐसा नहीं कि डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, जो भी टाइम दिया गया है उसको मंथ्स में कन्वर्ट करना है. राइट द आंसर इन रुपीज एंड प्रॉपर 2 डेसिमल प्लेसेस आपको देने हैं. उसके अंदर भी फॉर्मूला करेक्टली रखना है, सब्स्टिट्यूट सही प्रॉपर होना चाहिए, उसके बाद ही आपको प्रॉपर नंबर मिल पाएगा. लीनियर इनइक्वेशंस चैप्टर, राइट प्रॉपर सॉल्यूशन सेट. पूरा सॉल्यूशन सेट बनाना है आपको. सेकंड पॉइंट, एनक्लोज द सॉल्यूशन इन प्रॉपर ब्रैकेट एंड रिप्रेजेंट इट एज अ सेट. जैसे हम कहते हैं सच एज होल नंबर, सच एज रियल नंबर. ना नेक्स्ट पॉइंट इज एरोहेड ऑन बोथ एंड ऑफ द नंबर लाइन इज ए मस्ट. नंबर लाइन पे दोनों तरफ एरो होना है. Next point, besides the solution, write 2 extra numbers on both the sides on the number line. Suppose number line पे आपका नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है बट आप 5 को भी मार्क कीजिए. कुछ एक्स्ट्रा नंबर दोनों तरफ के आपको रखने हैं जो आपको नंबर लाइन को पूरा रिप्रेजेंट, जो प्रॉपर आंसर है उसके अलावा 2 नंबर दोनों तरफ. लास्ट पॉइंट, नंबर्स मस्ट बी क्लियरली मार्क्ड और लेबल्ड, ईदर होल नंबर और फ्रैक्शन नंबर ऑन द नंबर लाइन. आपको प्रॉपरली मार्क करना है, लेबल करना है. सपोज आपको 1/3 मार्क करना है तो आपने 0 लगाया, 1 लगाया, 2 लगाया. 0 से 1 के बीच में 1/3 मार्क करने के लिए आपको इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है ताकि टोटल ये 1, 2 और 3 पार्ट्स हो जाएंगे. दिस फर्स्ट पार्ट इज 1/3, सेकेंड इज 2/3 और थर्ड इज 3/3. तो आपको 2/3 मार्क करना है. प्रॉपर 2/3 को सर्कल करेंगे ताकि आपको पता रहे कि 2/3 है. अगर इनइक्वलिटी के साइन के नीचे इक्वल का साइन है तो सर्कल डार्क होगा, अगर सिर्फ साइन है तो सर्कल हॉलो होगा. कीप दिस इन माइंड. नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. व्हाइल कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट, करेक्ट अप टू फ्यू डेसिमल प्लेसेस. Always find one more decimal place and then round off only in the final step. पहले आप उसको पूरा इक्वेशन को कैलकुलेट कीजिए. सपोज आपका आंसर आ रहा है 7.893. उसके बाद अगर उन्होंने 2 डेसिमल प्लेसेस तक कहा है तो आप 7.89 लेंगे. 3 को ऐसे ही हम हटा सकते हैं क्योंकि लेस देन 5 नंबर ऐसे ही हट सकता है. तो 7.89 आपका आंसर हो जाएगा. Second point is the use of square root and cube root table should be properly learnt before the examination. Square root table आपको यूज तो करना आना चाहिए तभी आप वहां पर प्रॉपर आंसर लिख पाएंगे. While solving word problems based on quadratic equations, always understand the statement properly and then make the equation. अगर equation ही गलत बना दी तो obviously solution गलत ही होने वाला है. Remember, only right quadratic equation will lead to the right answer. तो पहले स्टेटमेंट को समझिए, इक्वेशन को बनाइए. इक्वेशन बनाने के बाद दोबारा क्वेश्चन के साथ उसको जज कीजिए कि मैंने इक्वेशन सही बनाई है या नहीं बनी है. While giving your final answer of the quadratic equation, try to understand the difference between 2 significant figures and correct up to 2 decimal places. इस पॉइंट पे बहुत स्टूडेंट्स क्वेश्चन गलत करते हैं. फाइनल आंसर आ चुका है पूरा, आप उसके ऊपर अपनी मेहनत कर चुके हैं क्वेश्चन के ऊपर. 2 सिग्निफिकेंट फिगर पूछा गया है तो आपको आंसर
35 में 35 को कंसिडर नहीं करना, सिग्निफिकेंट मींस डेसिमल से पहले वाले फिगर को भी कंसिडर करना है, तो 7.3 आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। इसी को अगर हमने राउंड फिगर में करना है, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक बोला गया है, तो 7.59 कुछ भी नंबर है आगे, तो करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस मींस आपको डेसिमल के आगे 2 डिजिट लेने हैं, तो उसका आंसर 7.359 की जगह पे आपके पास 6 हो जाएगा। तो 7.36 is the correct answer up to 2 decimal places, and this is 2 significant digits. Keep this in mind. Next chapter is ratio and proportion. Final answer should be written in ratio form only, like 2/3, 2:5, इस तरह से रेशियो में देना है, रेशियो का चैप्टर है। While applying component and dividendo and other proportion properties, always give the brackets inside after proper step. अब हर स्टेप के बाद आपने कॉम्पोनेंटो लगाया, इन्वर्टेंडो लगाया, डिविडेंडो लगाया, कौन सा स्टेप लगाया, कौन सा मेथड लगाया, वो आपको ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। For number of solutions, check the power of variable also. Now coming to chapter factorization. The degree of the polynomial will tell us the number of factors. हाईएस्ट डिग्री कितनी है? अगर हाईएस्ट डिग्री x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, हाईएस्ट डिग्री 3 है, इट मीन्स इसके आंसर में 3 फैक्टर्स आएंगे, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, मान लेते हैं ऐसे 3 फैक्टर्स आपके पास आएंगे अगर डिग्री 3 है। अगर डिग्री 2 है तो 2 फैक्टर्स आएंगे आपके पास। You must have clear understanding of the remainder and factor theorem. दोनों में confuse नहीं होना है। If given number x is a factor, then put fx is equal to 0. If it is a factor. To get remainder, solve fa को solve करेंगे। अगर remainder 0 आ गया, अगर fa भरने पर हमारा आंसर 0 आ गया, यानी कोई रिमाइंडर नहीं है, तो इट मीन्स x माइनस इसका फैक्टर है। अगर f2 फिल करने पे आया है तो इट मीन्स x माइनस 2 फैक्टर है। अगर माइनस 2 भरने पे आया है तो x प्लस 2 उसका फैक्टर है। माइनस के ध्यान पे फोकस रखना है, माइनस का साइन आपका पूरा क्वेश्चन गलत करवा देगा यहाँ पे। फाइनल आंसर शुड बी गिवन इन प्रोडक्ट फॉर्म ओनली, लाइक x माइनस 2, x माइनस 5, दिस इज प्रोडक्ट फॉर्म ओनली, ब्रैकेट्स होने चाहिए, बीच में कोई साइन नहीं रहना चाहिए। Coming to next chapter, matrices. Matrix multiplication is not commutative. It means A multiplied by B is not equal to B multiplied by A. It is not commutative. Here A and B are matrices here. Second point is order of identity matrix should match with the remaining matrices in the question. अगर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्वेश्चन चल रहा है तो उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 ऑर्डर की ही लगाएंगे कि 1 1 1 3 प्लेसेस पे होगा और बाकी सारे यहाँ पर 0 होंगे, तो हम ऐसी ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ऑल स्टेप्स शुड बी शोन देयर। Fourth, it is better if you put a horizontal line in row and vertical line in column. इस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें इतना याद रखना है, मान लीजिए कि मुझे इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है 3 4 5 6 और मल्टीप्लाई करना है मुझे 2 3 5 9 के साथ, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और यहाँ पर वर्टिकल लाइन करेंगे, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का आंसर आप इस पॉइंट पे लिखेंगे। फर्स्ट एलिमेंट 3 2 6 प्लस 4 3 12, देन सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम 15 प्लस 9 4 36, देन कम टू सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ऐसे एरोज लगाने की वजह से आपका आंसर गलत नहीं आएगा, तो इसकी हैबिट आप डाल सकते हैं, चाहे तो आप एरो पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट चैप्टर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लर्न हाउ टू फाइंड जनरल टर्म a n, फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d, ये आपको निकालना सीखना पड़ेगा। If last term is given, then you can use the formula s is equal to n by 2 a plus l. s is equal to n by 2 a plus l, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं अगर हमें यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्टली लास्ट टर्म गिवन है, इंस्टेड ऑफ जनरल फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं कि n by 2 2a plus n minus 1 d। अगर आप ये पूरा यूज नहीं कर सकते, लास्ट टर्म अगर गिवन है तो आप डायरेक्टली ये यूज करके अपने टाइम को सेव कर सकते हैं।
Sometimes terms are asked with respect to last term. Then you can consider the last term as first term A and then change the sign of D and solve it with normal method. यहाँ ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ. मान लेते हैं हमारे पास AP दी हुई है 3, 8, 13, 18 and so on, and last number is given as 253. This is the given AP here. Now find the 20th term from the last. From the last we need to calculate 20th term. In this case we will consider this term as the first term. A is equal to 253 and D, what is the D here? 8 minus 3, 5. But for our case it is minus 5. We need to change the sign. Now we can generally solve it. A20. A20, A plus N minus 1D. A is 253 plus N minus 1, N minus 1, 20 minus 1, 19 and D is minus 5. So 253 minus 19 multiplied by 5, it is 95 and answer is 158. 158, you can get it easily. If we need to calculate from the last term, then we can just reverse this AP. Now coming to next chapter, coordinate geometry. Coordinates of the points should be written after plotting the points on the graph in brackets. आप ग्राफ पे कोई भी पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं, दोनों कोऑर्डिनेट्स A और B, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों मेंशन करने हैं आपने कि मैंने यहाँ पर कौन सा पॉइंट लिया है. दिस इज 3, 5, 4, 3, whatever point you have taken there. If the area of the figure formed is asked, then always give the answer in square units and not as square centimeter or square meter, क्योंकि हमारे ज़्यादातर ग्राफ में हम यूनिट्स में यूज़ करते हैं. ट्रायंगुलर शेप है, क्वाड्रिलेटरल शेप है, तो आपको फिगर का एरिया स्क्वायर यूनिट लिख के छोड़ देना है, सेंटीमीटर या मीटर नहीं लिखना. थर्ड पॉइंट, टू आंसर एनी शेप रिलेटेड क्वेश्चन. मानते हैं आपको इस बार के स्पेशल पेपर में आपने क्वेश्चन देखा होगा कि फिगर आया था, हमने शेप बनानी थी, तो शेप में हम पूरे पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन सेगमेंट के साथ ज्वाइन कर देंगे, तभी शेप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे हम. नेक्स्ट पॉइंट, गिव स्पेसिफिक नेम टू द ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स लाइक आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, इक्विलेटरल ट्राइंगल. प्रॉपर नाम देना है जो आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो उसके अंदर. If it is a many-sided figure, then count the number of sides and then give their names. Like, if it is a 8-sided figure, तो आप उसको octagon लिखेंगे. If it is 6-sided figure, तो आप उसको hexagon लिखेंगे. 7 है तो heptagon लिखेंगे. इस तरह से आपने proper नाम देना है. Now, equation of y-axis. Equation of y-axis क्या होती है? x is equal to 0, y-axis की equation है. इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है? y इज इक्वल टू 0 हो जाती है. जनरल चीजें हैं पर याद रखनी है. x इज इक्वल टू a कहाँ होगा? पैरेलल होगा y एक्सिस के. ये हमारा ग्राफ है. x इज इक्वल टू a मीन्स मेरा यहाँ आएगा, x की x एक्सिस पे आएगा, तो इट मीन्स ये लाइन पैरेलल किसके आएगी? y एक्सिस के पैरेलल आएगी. और y इज इक्वल टू b अगर मैंने लिया, मान लेते हैं ये पॉइंट आ गया मेरा y एक्सिस पे, यहाँ पॉइंट है -5, तो मेरा लाइन किसके पैरेलल आ रही है? x एक्सिस के. तो y इज इक्वल टू बी पैरेलल होगा x एक्सिस के, x इज इक्वल टू a पैरेलल होगा y एक्सिस के. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला. क्लियर योर कंफ्यूजन रिगार्डिंग सेंट्रॉइड एंड मिड पॉइंट. दोनों में डिफरेंस है. मिड पॉइंट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ एनी लाइन और वट एवर गिवन इन द क्वेश्चन, ट्राइंगल साइड, वट एवर. मिड पॉइंट इज द मिडल पॉइंट ऑफ द फिगर. Like this is the triangle and this is the midpoint of this side AB. This is the midpoint. And for calculation, its formula is, if the coordinates here are x1, x2 and here are x1, y1 and x2, y2, then midpoint is x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. But in centroid, where all the three medians meet, it means three lines, three medians meet and all medians have their middle points. Now x1, y1, this point, this vertex is x2, y2 and this is x3, y3. In the calculation of centroid, this is G, formula is x1 plus x2 plus x3 divided by 3, y1 plus y2 plus y3 divided by 3. So clear this confusion. Now centroid divides the medians or lines in the ratio
2:1, but the midpoint divide the line in the ratio 1:1. It means equal parts. Coming to equation of a line, confusion of y-intercept and x-intercept should be clear. Inclination of a line is the angle theta which the part of the line makes with the x-axis. This is the inclination. This is the theta. If measures anti-clockwise, then it is taken positive, and if clockwise, then it is taken negative. Any line parallel to x-axis, it means theta is equal to 0. Any line parallel to x-axis, it means this is our x-axis, any line parallel to x-axis. Angle theta is equal to 0. So slope कितना हो जाएगा? Slope m is equal to tan theta means tan 0. So answer is tan 0 is 0. But any line parallel to y-axis, it means m tan theta here is 90 degree. Tan 90 is infinity. It means not defined. Next point is correct substitution in correct formula for equation of the required line is must. To get the right answer, आपको फॉर्मूला भी सही लगाना है. y is equal to y minus y1 is equal to m x minus x1. आप करेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तभी सही आंसर मिलेगा. पॉइंट सब्स्टिट्यूशन के समय गलती नहीं करनी है. कॉपी करने के बाद एक बार चेक कर लें पेपर से कि मैंने ठीक उतारा है, ठीक कॉपी किया है. Equation of a line should be simplified to a linear equation without any fractional coefficient and to the lowest value of the coefficient. कोई भी fractional number 3/4 is equal to x minus x1 ऐसा नहीं छोड़ना, whole numbers में convert करना है. normal एक linear equation बनानी है. y is equal to mx plus c में c क्या है? It is the intercept of the y axis. इंटरसेप्ट जो y एक्सिस पे टच कर रहा है, जहां ये y एक्सिस को टच कर रहा है, ये पॉइंट है हमारे पास. इफ x इंटरसेप्ट इज गिवन, तो x इंटरसेप्ट हम c की जगह पे डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते हैं. x इंटरसेप्ट के लिए हमें उसको पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. x इंटरसेप्ट मान लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट p दिया हुआ है, तो पॉइंट क्या बन जाएगा? p and 0. इट इज नॉट y इंटरसेप्ट, इट इज x इंटरसेप्ट. p 0, फिर इसको हम वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. यहां पर x1 की जगह पे p आ जाएगा और y1 की जगह पे 0 आ जाएगा. कमिंग टू नेक्स्ट चैप्टर, सिमिलैरिटी. फर्स्ट पॉइंट इज प्रूविंग ट्राइंगल सिमिलर इज इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो मेंशन द रीजंस एंड एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स लाइक SAS, AA. कौन सा भी आप यूज कर रहे हैं वहां पर आपको रीजन मेंशन करना जरूरी है. अवॉइड एब्रीविएशंस लाइक CSSTP. ऐसा नहीं लिखना, शॉर्ट में नहीं लिखना. क्या लिखना है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल. पूरी लाइन लिखनी है. नेक्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेशन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड इट्स कन्वर्ट्स शुड बी क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में जरूर कवर होगा. नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कल्स. ऑल द थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स must be learned and should be given as reason whenever required or used in the step. अगर आपने लिखा कि ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो आपको लिखना है दिस इज द एंगल मेड इन ए सेमी सर्कल. कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी थ्योरम यूज हो रही है, साइड में ब्रैकेट में मेंशन करना है. नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन सर्कमस्क्राइब्ड एंड इंस्क्राइब्ड सर्कल शुड बी क्लियर. हमें पता होना चाहिए कि सर्कमस्क्राइब्ड क्या है. सर्कमस्क्राइब्ड मीन्स किसी फिगर के बाहर सर्कल है. इंस्क्राइब्ड क्या हो जाएगा? ट्राइंगल के अंदर सर्कल है. इंस्क्राइब्ड, ये सर्कमस्क्राइब्ड. फर्क पता होगा तभी आप डायग्राम प्रॉपर बना पाएंगे. लास्ट पॉइंट इज टेंजेंट्स एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स क्वेश्चंस आर लिंक्ड विद द चैप्टर सर्कल्स. तो उनके क्वेश्चंस इकट्ठे आएंगे. आपको सारी थ्योरम्स पढ़नी है, ये नहीं कि हमने टेंजेंट की छोड़ दी, सर्कल्स की तो पढ़ ली, ऐसा नहीं. नेक्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रक्शंस. कंस्ट्रक्शंस का फर्स्ट पॉइंट, आईब्रो मेथड और यूज ऑफ सेट स्क्वायर फॉर ड्राइंग ए लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन इज नॉट अलाउड. आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए एंगल्स ही बनाने हैं. आर्क्स ड्रॉन शुड बी क्लियरली विजिबल. बहुत लाइट आर्क नहीं होनी चाहिए, आपकी आर्क एग्जामिनर को दिखाई दे जानी चाहिए. बहुत डार्क भी नहीं होनी चाहिए. सबसे ज्यादा डार्क आपका डायग्राम जो प्रॉपर फिगर चाहिए वो सबसे डार्क होनी चाहिए, बट आर्क भी बहुत लाइट नहीं होनी चाहिए.
नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट डायरेक्टली मार्क द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट कि हाँ ये 5 है, ये 2.5 हो गया, नहीं। लोकेट इट बाय कंस्ट्रक्टिंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट। आप सेगमेंट की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, यहाँ कंपास रखो, ऊपर रखो, नीचे, फिर यहाँ, फिर आपके पास जो लाइन आएगी वो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के आपने ड्रॉ करना है। Next point is, do not forget to answer the tail question asked based on the construction. For example, length of the tangent, आपने कंस्ट्रक्शन किया और हो गया क्वेश्चन खत्म, चलो नेक्स्ट पेज पे, नहीं, वहां उन्होंने पूछा है लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितनी आ रही है, और खास करके सर्कल वाले क्वेश्चन में जहां आपको दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, तो आप तो वहां मेजरमेंट करोगे ही, तभी तो पता चलेगा दोनों टेंजेंट्स इक्वल लेंथ की आई हैं, आपका कंस्ट्रक्शन ठीक हुआ है। या फिर रेडियस ऑफ द सर्कल, जो भी टेल क्वेश्चन है उनको भूलना नहीं है, वो आंसर देने के बाद आगे जाना है, अननेसेसरीली 1 मार्क कट हो जाएगा। लास्ट पॉइंट इज, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हेक्सागन कंस्ट्रक्ट फॉर 120 डिग्री एंगल्स और कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ये दोनों मेथड सही हैं, बट टीडी मेथड जिसमें हम सर्कल के अंदर 6 आर्क्स लगाते हैं, दिस मेथड इज नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन। और ये क्वेश्चन ज्यादातर पेपर में कवर होता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर इज मेंसुरेशन। Writing correct formula with correct substitution is the most important step. अब आप कहोगे मैम बार बार ये पॉइंट ला रहे हैं, बार बार इसीलिए ला रही हूँ क्योंकि ये पॉइंट है ही बहुत इंपॉर्टेंट। आपको मेंसुरेशन में फॉर्मूला पता है कि कोन की वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर दिया, उसके अंदर फॉर्मूले में जब तक वैल्यू आर और एच की सही नहीं फिल करोगे तब तक नंबर ही नहीं मिलना, फिर फायदा क्या होगा। प्रॉपर फॉर्मूला, प्रॉपर सब्सटीट्यूशन। सो फॉर्मूला शुड बी लर्नड वेल। ये नहीं कि मांगा कोन का है और डाल दी वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, हमने सिलेंडर की डाल दी और हम खुश हैं कि कोन का आंसर आ जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, टेक द वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7 इफ नॉट स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में उन्होंने दिया नहीं कि 3.14 लेनी है या क्या लेना है, तो आपको 22/7 ही लेना है। कैंसल आउट पाई इन शेप कन्वर्जन सम्स। जो भी शेप के कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आएंगे कि कोन को हमने स्फीयर बना दिया, स्फीयर को हमने सिलेंडर बना दिया, क्यों पाई कट जाएगा? क्योंकि उनकी वॉल्यूम सेम रहनी है। जब भी हम किसी शेप को किसी शेप में कन्वर्ट करते हैं, वॉल्यूम रिमेन सेम एंड दिस विल मेक योर कैलकुलेशन इजी एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। तो आप डायरेक्टली 4/3 पाई आर क्यूब, इधर का पाई और उधर का पाई कैंसिल कर देंगे, तो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। Next point is combination of solids. If radius of two combining solids are same, then it is just surmounted. मतलब हमने अगर कोई फिगर बनाई है, उसके ऊपर स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर कोन है, दोनों का हमारे को रेडियस सेम दिया हुआ है, सिर्फ उसके ऊपर रखा गया, सरमाउंटेड है, तो हमने सिंपली उनके कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर देना है, हमारे पास टोटल सरफेस एरिया सॉलिड का आ जाएगा, सिंपल ऐड करना है। नेक्स्ट पॉइंट, in combination of solid if one shaped cavity is inside the other shape, कि हमें सिलेंडर दिया गया है और सिलेंडर के अंदर हमने कोन कट किया है, सिलेंडर के अंदर कोन कट के ये कैविटी डाल दी गई है, इट मींस ये पोर्शन हमारा कट आउट करके बाहर निकाल दिया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड यू नीड टू सब्ट्रैक्ट द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर वन फ्रॉम द बिगर वन, आपको माइनस करना पड़ेगा, तब आपके पास वॉल्यूम आएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री। डायग्राम इज मस्ट फॉर द हाइट एंड डिस्टेंस सम्स। आपको उसके अंदर डायग्राम जरूर बनाना है। फॉलो द लेबल्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। अगर आपको क्वेश्चन में उन्होंने डायग्राम में लेबल दिया ABCD, तो आपको वही यूज करने हैं, अगर नहीं दिए तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, ओनली प्रॉपर एंड करेक्ट डायग्राम विल लीड टू करेक्ट आंसर। आपका डायग्राम बन गया अगर ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस में, तो आपका 90% क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में ज्यादातर एरर इसमें नहीं होती हैं, बट फिर भी, और स्टेप्स मस्ट बी शोन देयर। डू नॉट मिक्स अप LHS एंड RHS इन प्रूविंग आइडेंटिटीज। आपको पता है आइडेंटिटी में प्रूव करने में या तो हम LHS लेते हैं फिर उसको RHS के इक्वल प्रूव करते हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली इक्वल प्रूव करते हुए नहीं जाना, गलत हो जाएगा, स्टार्टिंग से इक्वेशन गलत हो जाएगा। Either you can start with LHS or you can RHS. Sometimes we can solve both sides also, but इकट्ठा एक ही स्टेप में दोनों को नहीं शो करना। Next chapter is measures of central tendency. First point is, answer should be in decimal form and not fractional form. कोई भी आंसर फ्रैक्शन में 3/4, 4/7 ऐसा नहीं होना, डेसिमल फॉर्म में देना है। Second point, for finding mod of the group data from histogram, always use graph paper. Even if the question paper does not mention the same. क्वेश्चन पेपर नहीं कह रहा, वो कह रहा है मॉड निकाल दो, आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, लेकिन हिस्टोग्राम पेपर पे नहीं करना, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है, क्योंकि हिस्टोग्राम में आपका बीच का मोड ठीक नहीं आएगा जब तक आप प्रॉपर पतली पेंसिल से अच्छे से लाइंस ड्रॉ करके क्रिस क्रॉस नहीं करेंगे।
Next point, while drawing an ogive, remember to write the scale. Label the x and y axes there. आप x और y एक्सिस को अगर मार्क ही नहीं करोगे, लेबल नहीं करोगे, क्या लिया है मैंने, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किधर है, तो आप कैसे बता पाओगे कि क्या चीज सही है क्या गलत है। तो वहां पर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी y एक्सिस पे लेनी है, इस तरफ हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे और इस तरफ जो भी आपका नंबर है, नंबर ऑफ जितने भी दिए हुए हैं आपको, वो इस तरफ आप ले सकते हैं ग्रुप डाटा के लिए। Label the x and y axis and the heading for both axes and coordinates of the points plotted. मान लीजिए आपने बीच में पॉइंट्स लिया ओजिव के लिए, यहाँ पर कोई पॉइंट आया इस तरफ से, तो हम कैसे लेते हैं, यहाँ का क्या हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और नीचे से अपर लिमिट। अपर लिमिट मीन्स हमने यहाँ से लिया, हमारे पास इस तरह से नंबर होते हैं इसके अंदर, जो भी हमने 10 to 20, 20 to 30, तो मान लीजिए 10 to 20, 20 to 30, 30 पे हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ है, तो 30 पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की मान लीजिए वैल्यू 10 है, तो आपको लिखना है 30 and 10, ये वैल्यू साथ साथ में चलती जाएंगी, तभी आप ओजे प्रॉपर ड्रॉ करेंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको लिखनी है और पहले अपर लिमिट, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर मस्ट। एंड ओजिव स्टार्ट विद द लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, यहाँ पर लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास प्लॉटेड अगेंस्ट जीरो वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस वैल्यू एंड एंड विद अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। To find the median, lower quartile and upper quartile, take the help of ogive. फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, सीबीएसई में हम फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं कि मीडियन निकालना है, फॉर्मूला लगाया, लेकिन हमें ओजिव बनाकर उससे वैल्यू निकालनी है। Draw the perpendiculars on the graph paper whether the sum of the frequencies is odd or even for the following ranks. क्या क्या निकालना है, हमने मीडियन निकालना है n/2, हमने मीडियन देखा यहाँ से कितना आ रहा है हमारे पास, डॉटेड लाइन लानी है, फिर नीचे लेके आना है, एरो भी लगाना है कि कहाँ से आ रहे हैं, नीचे से ऊपर आ रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, एरो लगाएंगे, इस तरह से नीचे लेके आएंगे, तो n/2 वैल्यू है तो हमारे पास ये मीडियन हो जाएगा। अगर हम n/4 ले रहे हैं तो इट मीन्स हमारे पास ये लोअर क्वार्टाइल हो जाएगा। अगर हम 3n/4 ले रहे हैं तो 3n/4 ले रहे हैं तो ये हमारे पास अपर क्वार्टाइल निकल जाएगा। सो दिस इज Q2, लोअर क्वार्टाइल इज Q1, अपर क्वार्टाइल इज Q3। इंटर क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए Q3 माइनस Q1, हम इस तरह से सारी चीजें ओजिव से सॉल्व करेंगे, एरोज भी लगाएंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम अगर इस तरफ से कुछ हमने फ्रीक्वेंसी ऊपर की तरफ लेनी है तो हम डॉटेड लाइन ऊपर लेके जाएंगे, एरो लगाएंगे, जहां वो ओजिव को टच करेगा 95% से ऊपर वाले मार्क्स, तो फिर हम उस तरफ से इधर की तरफ एरो लगाएंगे। एरोज आर मस्ट। लास्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट इज सेट ऑफ फेवरेबल इवेंट्स मस्ट बी लिस्टेड फॉर ईच केस, के लिए फेवरेबल इवेंट्स को लिखना है, दिखाना है। सेकेंड पॉइंट, वर्किंग मस्ट बी शोन, नॉट द डायरेक्ट रिड्यूस्ड फॉर्म, सिर्फ डायरेक्टली आंसर लिख दिया कि 13/52, नो, आपको शो करना है। लास्ट पॉइंट इज आंसर मस्ट बी इन द रिड्यूस्ड फॉर्म, 1/3, 1/5 लिख सकते हैं, बट ऐसे नहीं कि 10/30, 10/50, नहीं, शॉर्टेस्ट फॉर्म में, रिड्यूस्ड फॉर्म में आंसर देना है आपने। With this, I conclude my today's video. I hope you have understood all the points and should keep in your mind while solving your answers in your examination paper. If you still have any doubt, you can tell me in the comment section. If you want me to make another video on any other subject like chapter-wise important points to keep in your mind, you can tell me again in the comment section. Your suggestions are always welcome. Thanks for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. Best of luck for your upcoming examinations.